वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हर क्वेश्चन का यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, अर्थात हर एक क्वेश्चन से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि 1 से 4, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। सुबह क्लास में शायद वो इस प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो रन नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, इसलिए इस क्लास को रिवाइज किया गया है, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से देखें और अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर करें, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम्स पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैनाबोलिज्म किस कारण से होता है। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कैनाबोलिज्म होता क्या है। तो याद रखिएगा, कैनाबोलिज्म क्या होता है, एक चूजा दूसरे चूजे को क्या करता है, आपस में घायल करते हैं। अर्थात ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, चोंच मारकर घायल कर देते हैं। ये कौन सी डिजीज़ का लक्षण है, कैनाबोलिज्म के। अर्थात एक चूजे दूसरे चूजे आपस में मारकर चोंच मारकर घायल कर देना ही कैनाबोलिज्म कहलाता है। और ये मुख्य तौर से ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, याद रखिए, ये सोडियम क्लोराइड की कमी से दिखाई देते हैं, अर्थात NaCl की कमी से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो याद रहेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप साथ साथ कमेंट सेशन में बताते रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी राइट आंसर रहेगा वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से आपको हर एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि थनैला रोगी के पशु का दूध का pH मान कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो थनैला रोग होता है इसका जो pH वैल्यू होती है, pH मान जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप भी यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन एक बार बोलेंगे कि 7.4, 3.5 से 4.5, 7.2 या फिर 4 से कम या फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा, जो थनैला रोग हो जाता है जिस पशु में, सबसे पहले याद रखिएगा, जो थनैला है इसे ही हम आयन का शीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आयन का शीत भी इसे बोला जाता है, गारगेट रोग भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो और मुख्य रूप से सभी को पता होना चाहिए कि ये दुधारू पशुओं में होता है, ठीक है। तो अब इसमें याद रखिए, pH मान तो हमने देख लिया, इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात pH मान हो जाता है वो 7.4 हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, तो 3.5 से 4.5 के मध्य ये किसका pH मान होता है, याद रखिए, ये होता है साइलेज का होता है। किसका होता है, ये साइलेज का होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे कि 7.2, तो 7.2 याद रखिएगा बकरी के दूध का होता है। बकरी के दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7.2 होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं 4, तो ये क्या होती है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दुग्ध स्राव बढ़ाने के लिए पशु को दिया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से सही से पढ़िए। मिल्क सिक्रेशन, अर्थात दुग्ध के स्राव को आपको बढ़ाना है, मिल्क सिक्रेशन आपको बढ़ाना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनेसिस या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मिल्क सिक्रेशन की जब भी बात की जाए तो स्राव को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि पशु के पावसने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है या फिर किसका इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको स्राव के लिए पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। स्राव बढ़ाने के लिए तो प्रोलैक्टिन दिया जाता है, लेकिन पशु को पावसने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लैक्टोजेनेसिस। तो ये क्या होती है, अर्थात याद रखिएगा, दुग्ध के स्राव को, जब ये दुग्ध का स्राव हो जाता है, अर्थात दुग्ध स्राव बढ़ाने के लिए जो पूर्ण प्रोसेस अपनाई जाती है, इसे ही हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ग्रीन हाईलाइट कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है कि सींग रोदन की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है। क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखिएगा सींग रोदन क्यों किया जाता है। तो सींग रोदन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, पशु क्या है आपस में लड़ जाते हैं। आपने देखा होगा पशु क्या होते हैं, कभी कभी आपस में लड़ मरते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनको आपस में सती होती है, आपस में वो सती कर लेते हैं। तो ये जो सती को रोकने के लिए उनमें क्या कर दिया जाता है, सींगों को हटा दिया जाता है। और ये जो मुख्य प्रोसेस है याद रखिए, ये बच्चे के जन्म होने अर्थात बछड़े में भी आप बोल सकते हो 1 सप्ताह के अंतर्गत कर लेनी चाहिए। उपयुक्त समय 1 सप्ताह इसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो कास्टिक क्षण अर्थात जिसे आप बोल सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो राइट आंसर क्या है, कास्टिक क्षण। अब यहाँ पर और ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे कि बर्डी जो कास्ट्रेटर क्या होता है, कैथीटर क्या होता है और ट्रोकार कैनुला क्या होता है। बस ध्यान से आपको समझना है, सुन लेना है, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। यहाँ पर याद रखिए बर्डी जो कास्ट्रेटर, आपने एक टर्म सुनी होगी बधियाकरण। बधियाकरण, तो बधियाकरण करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, बर्डी जो कास्ट्रेटर। अगर बात करते हैं कैथीटर, तो कैथीटर याद रखिए ये बाई चांस क्या होता है कि कुछ पशुओं में पेशाब आना बंद हो जाता है या फिर ऐसे कोई बीमारी है, ठीक है, बीमारी के कारण होता है कि उनमें पेशाब आना रुक जाता है। तो इस पेशाब को निकालने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कैथीटर। कौन सा यंत्र है काम में लिया जाता है, कैथीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो याद रखिएगा ट्रोकार कैनुला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रोकार कैनुला का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा आफ्रा ब्लोट, जब पशु क्या होता है हरा चारा ज़्यादा खा जाता है तो उसमें अपच जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। अपच जैसी मतलब उसमें क्या है, हानिकारक गैसों का क्या होता है भंडार हो जाता है पेट में, तो उससे क्या होता है आफरा जैसी स्थिति आ जाती है। तो इस आफरा को निकालने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रोकार कैनुला होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी का प्रथम क्लोन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन ये देखे जाएगा क्वेश्चन कि टोली, गरिमा, नूरिया, प्रथमा। तो याद रखिएगा बकरी का अगर बात करते हैं प्रथम क्लोन तो ये होता है, जल्दी से आपको बताना है, पहले थोड़ा सा यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है नूरी। ठीक है, तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये नूरी किससे तैयार की गई थी। तो ये की गई थी, याद देखिए पश्मीना जो बकरी की नस्ल होती है उससे इसे प्राप्त किया गया था। पश्मीना नस्ल से विकसित किए गई थी नूरी को, जो कि प्रथम क्लोन थी बकरी का, और ये 11 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा डोली किसका है, भेड़ का फर्स्ट क्लोन है। अगर बात करते हैं याद रखिए प्रथमा, तो प्रथमा गाय का है और गरिमा किसका है, भैंस का है। ठीक है, भैंस का प्रथम क्लोन गरिमा है, प्रथमा गाय का है, ढोली भेड़ का है और नूरी बकरी का है। ठीक है, 4 ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सींग हटाने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी मानी गई है। तो जस्ट अभी आपको क्लियर किया था सींग रोदन वाले टॉपिक पे कि इसके लिए सबसे अच्छी उम्र मानी गई है, वो मानी गई है 1 सप्ताह है। कितना, 1 वीक, 1 सप्ताह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पर टॉपिक ध्यान रखना है कि भेड़ में करते हैं हम डॉकिंग क्रिया। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, पूंछ हटाने की क्रिया को ही डॉकिंग कहा जाता है। मुख्य तौर पर जो डॉकिंग क्रिया है वो भेड़ में की जाती है। लेकिन इसके लिए भी बाई चांस आपको पूछ लिया जाता है कि ये बता दीजिए कि डॉकिंग के लिए अच्छी उम्र कितनी मानी गई है। तो याद रखिएगा वहाँ पर 1 से 2 सप्ताह है। 1 सप्ताह है, आप ध्यान रख सकते हो, सींग रोदन के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन 2 सप्ताह है अर्थात 1 से 2 सप्ताह है डॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुई थी कॉम्पिटिशन की उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए इसको पूछा गया था। नर ऊँट में प्रजनन की उपयुक्त आयु क्या होती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, यहाँ पर पूछा गया नर के बारे में। एक यहाँ पर टिप्स आप याद रख सकते हो कि
कि नर और मादा दोनों में, याद रखिए आप, प्यूबर्टी का टाइम यहाँ पर चेंज है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अर्थात दोनों में प्रजनन योग्य जो उम्र ली जाती है, इन दोनों में डिफरेंस होती है। ये मत सोच लेना कि नर जब हो रहा है तो वो मादा भी उसी टाइम पर होगी, हम तुक्के मार सकते हैं। बस यहाँ पर अगर तुक्का मार दिया तो आप काम से जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नर ऊँट लेट प्रजनन अवस्था में आता है, अर्थात 4 से 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो कि 4 से 5 इसका राइट आंसर रहेगा। बट अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ऊँटनी में प्रजनन की उपयुक्त आयु क्या होती है, तो 3 से 4 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि नर ऊँट में प्रजनन की उम्र 4 से 5 वर्ष है, लेकिन अगर मादा की बात की जाए तो मादा 3 से 4 वर्ष है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से यहाँ पर कर दोगे कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, पशुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन ये कहलाता है। चलिए पहले आप बता दीजिए। हाँ, आई थिंक यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पशुपालन विज्ञान की ही ये परिभाषा है। वैसे पूछी तो नहीं जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप पशुपालन विज्ञान पढ़ रहे हो तो इसकी परिभाषा क्या है। अर्थात जंतुओं का पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनकी प्रजनन और उनके उपयोग का अध्ययन ही पशुपालन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी के दूध में विशेष गंध का कारण क्या होता है। बकरी के दूध में विशेष गंध का कारण क्या होता है। कैप्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल या फिर केसीन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बकरी के दूध में अगर विशेष गंध की बात की जाए तो वो होती है कैप्रिक अम्ल के कारण, लेकिन वो केसीन है। आप सभी को पता है केसीन से दूध का रंग सफ़ेद होता है और मुख्यतः जो 80% पाई जाती है वो केसीन प्रोटीन ही पाई जाती है मिल्क में, दूध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मुर्गियाँ कौन से कुल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये फैमिली पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि मुर्गियाँ कौन से कुल से संबंधित है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। कैमेलिडी, फैसियोनिडी, बोविडी या फिर कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है, कैमेलिडी, फैसियोनिडी, बोविडी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है मुर्गियों में तो इसका तो राइट आंसर क्या है, जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर फैसियोनिडी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है, एक तो 4 का ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक के लिए तो आपको पूछा जा सकता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और इसके अलावा मुर्गी से पूछा जा सकता है और ऊँट से पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस है वो मुर्गियों का ही पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, मुर्गियों का कुल फैसियोनिडी है। लेकिन अगर आपको बाई चांस पूछ लिया जाए कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी इन सब का क्या है, बोविडी है। ध्यान रखना है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सब का क्या है, बोविडी है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए ऊँट, तो ऊँट का तो नॉर्मल नाम से ही आपको पता चल रहा है कैमेलिडी, मुर्गी का फैसियोनिडी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आज के क्वेश्चंस का सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, थोड़ा से अभी यहाँ पर अगर पसंद आए हैं क्वेश्चंस, तो क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट।